राघव के हाथ से सफेद रोशनी निकल रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी की पीठ की तरफ गई। उस आदमी के हाथ से भी रोशनी निकल रही थी। ये देखकर राघव चौंक गया और रोशनी की तरफ भागा, पर वो अचानक लॉबी में जैसे गायब हो गया। राघव मुंह लटकाकर वापस आ गया क्योंकि वो उस आदमी को ढूंढ नहीं पाया। वहीं दूसरी ओर अमन खुराना गुस्से में वहां से जा चुका था। राघव भी अपने पिता के साथ होटल से बाहर आ जाता है। होटल के बाहर राघव अपने पिता के साथ टैक्सी का वेट ही कर रहा होता है कि इतने में एक बड़ी सी गाड़ी वहां आकर रुकती है और उसका शीशा नीचे होता है। वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि गीता की थी, जिसमें बैठी गीता के हाव भाव बिल्कुल बदले हुए थे। वो प्यार से राघव से पूछती है, क्या तुम सच में सोनल मेहरा को जानते हो? राघव ने भी ये सुन उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? आपको इससे क्या मतलब है? गीता ने प्यार से पूछा। क्यों, क्या मैं नहीं पूछ सकती? राघव ने हंसते हुए कहा, पूछ सकती हैं, वो बस इतना प्यार से आपने इससे पहले कभी मुझसे बात नहीं की थी ना, तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वैसे तुम चाहो तो हमारे घर में आकर रह सकते हो, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने सोनल मेहरा के बेटे की जान बचाई है। गीता ने कहा। क्या क्या कहा आपने? फिर से कहना। राघव ने चुटकी लेते हुए पूछा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, चलो ड्राइवर, गीता ने जवाब दिया। इसके बाद गीता वहां से निकल गई और राघव भी अपने पिता के साथ टैक्सी में बैठकर अपने घर के लिए निकलता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि घर अंदर से बंद है। घर की लाइट अंदर से चालू है और किसी के बात करने की आवाज भी आ रही है। अंदर से आती आवाजों को सुन राघव बोला, लगता है ये दोनों अब तक नहीं गए। फिर उसने जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू किया, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। पर जब दरवाजा नहीं खुला तो राघव ने गुस्से में अपने घर के दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाजा काफी पुराना था, इसलिए एक जोरदार लात के बाद ही टूटकर नीचे गिर पड़ा। वहां दरवाजे के गिरने के साथ ही मालती की जोर से चीख निकल पड़ी, मार डाला। जैसे ही राघव घर के अंदर बढ़ा, अखिलेश ने उसे वहीं रोक दिया और उसका गिरबान पकड़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत की तू जबरदस्ती हमारे घर में घुस आया? तू रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूं, अभी के अभी पुलिस को बुलाता हूं। पुलिस को बुलाओगे? ठीक है, बुलाओ पुलिस को, मैं भी देखता हूं। राघव ने गुस्से में अपना गिरबान छुड़ाते हुए बोला। इस समय राघव के सिर पर जैसे खून सवार था। आज सुबह से हर दूसरा व्यक्ति या तो उसे दबा रहा था या नीचा दिखा रहा था, लेकिन बस अब और नहीं। राघव तंग आ चुका था। उसने अखिलेश को पीछे धक्का देते हुए उसके घुटने पर एक जोर की लात मारी और उसे नीचे गिरा दिया। वहीं अखिलेश को नीचे गिरते देख मालती चिल्लाई, अखिलेश तुम ठीक हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसको मारने की? मालती ने राघव पर हाथ उठा दिया, पर राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं तुम्हें सामान पैक करके यहां से निकलने के लिए 5 मिनट दे रहा हूं। 5 मिनट के अंदर अंदर तुम दोनों के दोनों बाहर, वरना यह तुम्हारा आखिरी दिन होगा। राघव के पिता सुरेश दरवाजे के पास ही एक कोने में खड़े हुए सहम से गए। उन्होंने कभी राघव को इतने गुस्से में नहीं देखा था। क्या बाहर बाहर निकल जाए? ऐसे कैसे बाहर निकल जाए? ये हमारा घर है, इस घर के कागजात हमारे नाम पर हैं, ऐसे कैसे तुम हमें बाहर निकाल दोगे? तभी मालती ने डर में हकलाते हुए राघव से कहा। वहीं नीचे गिरे हुए अखिलेश ने मौके का फायदा उठाकर अपना फोन जेब से निकाला और पुलिस को फोन कर वहां बुला लिया। दूसरी तरफ मालती अचानक चिल्लाने लगी, क्या कोई कानून नाम की चीज नहीं है इस दुनिया में? क्या कोई भगवान नहीं है? इस लड़के के मन में जो भी आएगा क्या ये वो करेगा? कौन बचाएगा हमें? और वहां भीड़ जमा हो गई। भीड़ जमा होते देख मालती उन लोगों की सहानुभूति बटोरने लगी। राघव बेटा, आखिर हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तुम क्यों मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल रहे हो? तुम्हारे पिता ने खुद ये घर मुझे बेचा था, बदले में मुझसे अच्छी खासी रकम भी ली थी। ये घर कानूनी रूप से मेरा है। ये सब झूठ है, ये औरत झूठ बोल रही है। राघव के पिता सुरेश ने गुस्से और भीगी आंखों से चिल्लाते हुए कहा। सुरेश आज अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ था और गुस्से में उसका शरीर थर थर कांप रहा था। उसने गिरते गिरते दरवाजा पकड़ा और खुद को संभाला। तभी वहां पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और भीड़ को चीरते हुए एक युवा महिला पुलिस की वर्दी पहने बाहर आई और बोली, क्या हो रहा है यहाँ पर? और पुलिस को किसने फोन किया था? देखने में वो लंबे और कटीले बदन की थी, उत्साह से भरी आंखें, सुंदर नैन नक्श, करीब 22-23 साल की उसकी उम्र थी। उसे देखने पर वो पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि किसी पिक्चर की हीरोइन लगती थी। उसकी वर्दी पर चमचमाता उसका बैच लगा था जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था,
साक्षी चौधरी। उसे देखते ही अखिलेश ने उसे दरवाजा तोड़कर घर में घुसने की बात बता दी और बोला, इसे प्लीज अभी के अभी गिरफ्तार कर लीजिए, ये बिल्कुल पागल है। ये सुन लेडी ऑफिसर आगे बढ़ी कि तभी राघव चिल्लाया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। राघव ने साफ साफ पुलिस ऑफिसर को मना कर दिया, जिसका फायदा उठाकर पुलिस ऑफिसर के पीछे खड़ा अखिलेश बोला, देखा आपने, इसे पुलिस वालों से बात करने की भी तमीज नहीं है, कानून की भी नहीं पड़ी इसे। मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूं मैडम, और कानून का पालन भी करता हूं, लेकिन पहले आप पूरी छानबीन कीजिए, फिर तय कीजिएगा कि कौन सही और कौन गलत। राघव ने पूरी दृढ़ता के साथ बोला। उसने राघव से पूछा, ठीक है, तो फिर बताओ बात क्या है, तुम क्यों उनके घर में इस तरह घुस आए हो? राघव का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने अपनी पूरी बात साक्षी को बताई। राघव के इतना बोलते ही मालती का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। आप इसकी बात का यकीन मत कीजिए, ये सब बकवास है। इस पर राघव की मालती से बहस शुरू हो गई। बहस में सुरेश और अखिलेश भी शामिल हो गए। अखिलेश ने सुरेश को धक्का दिया और राघव भड़क गया। पुलिस ऑफिसर कुछ और बोल पाती, इतने में मालती धम्म की आवाज के साथ जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। अरे मैडम, आप ठीक तो हैं? अरे ये तो बेहोश हो गई। आप ठीक तो हैं मैडम? साक्षी ने मालती को जमीन पर गिरते और बेहोश होते देख फिक्र जताते हुए कहा। तभी राघव के अंतर्मन से एक आवाज आई। उसने एक नजर मालती को देखा और अपनी चमत्कारी शक्तियों से उसके शरीर को स्कैन किया। जहर उसके दिल तक पहुंच चुका है, समय बहुत कम है इसके पास। क्या जहर? लेकिन इसे जहर दिया किसने? ऑफिसर साक्षी ने चौंकते हुए राघव से पूछा, जिस पर राघव ने आगे बोलते हुए रोशनी डाली, किसी ने नहीं, कुछ है जो इसका शरीर अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। अगर किसी चमत्कार से बच भी गई तो इसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर होगी। उसे हर रोज हर पल इतना दर्द होगा कि वो ये दुआ करेगी कि काश मैं मर ही जाती तो अच्छा था। क्या तुम डॉक्टर हो? इसे बचा सकते हो? ऑफिसर साक्षी ने राघव की बातें सुनकर उससे पूछा, जिसका जवाब राघव ने हाँ में सिर हिलाते हुए दिया। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन हाँ, इसे बचा जरूर सकता हूं, लेकिन बचाऊंगा नहीं। राघव ने बड़ी ही कठोरता के साथ साक्षी की बात का जवाब दिया। इसने हमसे हमारा घर छीन लिया, मेरे पिताजी को धोखा दिया, उनको ठेस पहुंचाई, मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता। साक्षी समझ गई कि राघव कुछ नहीं करेगा, इसलिए उसने बिना समय व्यर्थ किए अपना फोन निकाला और एम्बुलेंस को फोन कर वहां बुला लिया। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस में आए डॉक्टर ने मालती का निरीक्षण किया और इसी नतीजे पर पहुंचा कि जो राघव बता रहा था वो बिल्कुल ठीक था। जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। उन्होंने बेहोश मालती को एम्बुलेंस में रखा और अस्पताल ले गए। अखिलेश भी मालती के साथ एम्बुलेंस में अस्पताल चला गया। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। एम्बुलेंस के जाने के बाद ऑफिसर साक्षी ने राघव से पुलिस स्टेशन चलने को कहा, जिस पर राघव ने शांत स्वर में साक्षी को समझाते हुए कहा, मैं आपको बता चुका हूं ऑफिसर, मैंने उस अखिलेश को इसलिए मारा क्योंकि उसने पहले मेरे पिता पर हमला किया था और ये लोग हमारे घर में जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए थे। वजह जो भी रही हो, लेकिन किसी भी सूरत में तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। तुमने कानून तोड़ा है और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अभी इसी वक्त तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। साक्षी ने कड़े स्वर में राघव से कहा। राघव अपने पिता को घर पर ही छोड़ ऑफिसर साक्षी के साथ पुलिस जीप में बैठकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाता है। देखिए ऑफिसर साक्षी, प्लीज मुझे मत ले जाइए, मेरे पापा को मेरी जरूरत है। जी मैं मानता हूँ मुझे किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं उसके लिए माफी भी तो मांगता हूँ और मैं ध्यान रखूंगा आइंदा से ऐसा कभी ना हो। लेकिन आप भी जानती हैं पहले उसने मेरे पिताजी पर हाथ उठाया था और अगर मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती? पुलिस जीप में स्टेशन जाने के दौरान राघव एक बार फिर ऑफिसर साक्षी को समझाने की कोशिश करता है। राघव ने समझदारी के साथ ठंडे स्वर में साक्षी को समझाते हुए कहा, जिस पर साक्षी ने एक पल विचार किया और फिर राघव से कहा, बेशक मुझे भी उतना ही गुस्सा आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कानून को अपने हाथ में ले लेती। और तुम जो दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती घर में घुसे थे, उसका क्या? ये सब करने की बजाय तुम्हें पुलिस स्टेशन आना चाहिए था ना? फिर राघव ने गंभीरता के साथ ऑफिसर साक्षी को उसकी पूरी कहानी बताई, जो कुछ भी उसके और सुरेश के साथ हुआ था, एक्सीडेंट से लेकर अब तक। राघव की सच्चाई सुनकर साक्षी की आंखें भर आईं और उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि राघव में यकायक चमत्कारी शक्तियां आ गई। फिर वो कुछ सोचकर बोली, मैं इस बात की तह तक जाऊंगी, कौन सही है और कौन गलत, ये साबित होने के बाद तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें न्याय दिलाऊंगी।
थैंक यू सो मच साक्षी जी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके बुरे कर्मों की सजा पहले ही उन्हें मिल चुकी है। आपने तो मालती की हालत देख ही ली। मालती की बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास है। वो मेरे पास जरूर आएगी, लेकिन मैं उसकी मदद कर पाऊंगा या नहीं ये नहीं कह सकता। राघव की बातों में कॉन्फिडेंस था और ये देखकर साक्षी उस पर विश्वास करने पर मजबूर हो गई। फिर कुछ सोचते हुए उसने गाड़ी वापस राघव के घर की तरफ मोड़ दी और उसे घर छोड़कर वापस पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गई। राघव साक्षी को अलविदा कर घर के अंदर आ जाता है, जहां उसके पिताजी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो चुके थे। वो अपने पिताजी को उठाकर अंदर बिस्तर में सुला देता है और फिर वो खुद भी सोने चला जाता है। जैसे ही राघव आंखें बंद करता है, अचानक उसे एक साधु जैसा दिखने वाला आदमी चोगा पहने हुए दिखाई पड़ता है, जिसने जोर से उसका हाथ पकड़ा था और चाहकर भी राघव उसे छुड़ा नहीं पा रहा था। फिर राघव नींद में बड़बड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, नहीं रुको, अपना चेहरा दिखाओ, रुको। फिर अचानक वो चेहरा राघव की तरफ पलटता है, जिसे देखकर राघव नींद में ही चीख पड़ता है। आखिर किसका था ये चेहरा? क्या देखा राघव ने सपने में, जिसे देखकर उसकी चीख निकल गई? क्या खुल जाएगा राज इस चेहरे का? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी पार्ट 7 में।